Hello friends, good morning. Today we are going to study our chapter number 3 of class 12th Indian Economic Development, and the name of chapter is Liberalization, Privatization and Globalization. जब भारत सरकार के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका था कि 1947 में जब भारत में अंग्रेज़ भारत को छोड़ के गए, एग्रीकल्चर के अंदर कोई तरक्की नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल तबाह हुआ कुछ था ही नहीं। तो भारत सरकार के सामने एक चैलेंज था कि हम अपने इतने बड़े देश का विकास क्या करें। तो 1950 से लेकर 1990 तक अगर आप देखें, भारत सरकार ने विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई, पर कोई अच्छा खासा उसका प्रभाव नहीं दिखा। मैं इसमें भारत सरकार की भी गलती मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली जो पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर सरकार इसे 1947 में ही लागू कर देती है अपने देश के अंदर, जो 43 साल बाद हुआ 1991 में, तो आज हमारा देश कुछ और ही होता, सुपर पावर्स में। क्यों? क्योंकि 43 साल तक प्राइवेट सेक्टर को उभरने का मौका ही नहीं मिला देश के अंदर, और देश के अंदर सरकार कहाँ तक ध्यान देती, पब्लिक सेक्टर कहाँ तक ऑपरेट करता। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को तो उसी टाइम उसके हाथ खोल देने चाहिए थे, ताकि देश की तरक्की बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती। और भी बहुत से विभिन्न जो भारत सरकार के सामने चैलेंजेस थे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो हम सब इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो रीज़न क्या थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के? और याद रखना, ये इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे। द वेरियस रीजन इज़ फॉर मेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री। ये कुछ कारण है। पुअर परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता जा रहा था। ये मैं 12th क्लास का चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरा चैप्टर मैक्रो का। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देश के अंदर चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे थे, उसका बहुत सारा प्रेशर था, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो कर दी थी भारत सरकार ने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहे थे, बर्डन बढ़ रहा था देश के ऊपर कर्जे का, और मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था। टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, देश के अंदर मंदी आई थी, रिसेशन पीरियड आया था। इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और IMF के पास जाते हैं, कहती है भारत सरकार कि हमें $7 बिलियन दे दो लोन। इंटरनेशनल एजेंसी इंडिया को कहती हैं कि हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, पर तुम्हें अपने आप को लिबरलाइज करना पड़ेगा और प्राइवेटाइज और फिर ग्लोबलाइजेशन भी अपने यहाँ लानी पड़ेगी, ताकि तुम्हारे देश का प्राइवेट सेक्टर भी उभर सके। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पहला उन्होंने ये कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाओ। रिड्यूसिंग राइज ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरिया, और जो सरकार हर एरिया में बढ़ती जा रही है, हर एरिया में अपना दखल देती है, उसको कम करो। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, और जो दूसरे देशों से व्यापार पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको कम करो। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, ठीक है, वाज अनाउंस टू क्रिएट अ मोर कम्पिटिटिवनेस एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। क्योंकि देखो, जब दूसरे देश से माल आएगा और हमारे से यहाँ जाएगा, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा और यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा। अ मोर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूव बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। और नई फर्म्स पे क्या होगा, जो बैरियर लगा हुआ था कि नई फर्म्स नहीं खुल सकती, प्राइवेट सेक्टर नहीं खुल सकता, वो हट गया था। NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड ऑफ मेजर। 2 तरीके के मेजर हो सकते हैं, जैसे कि पहला मेजर स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। लेट अस रीड स्टेबलाइजेशन मेजर। द रेफर टू लॉन्ग टर्म मेजर, जिसमें सरकार के ये उद्देश्य थे कि हम लंबे समय के उससे पर्सपेक्टिव से सोच रहे। करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय फॉरेन FER, मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, दूसरे देशों का पैसा में अभी RBI कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, याद रखिएगा। आप इस बुक को मैक्रो पढ़ने के बाद पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगी ये। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल, और इन्फ्लेशन जो देश के अंदर बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, क्या क्या किए गए थे? दे रेफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है,
इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही थी। अब देखिए जब इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास तो हाईली टेक्नोफाइड मशीन्स हैं, तो वो माल ज़्यादा बनाती हैं और सस्ता बनाती हैं। तभी तो इंडियन मार्केट्स चाइना के माल से भरे पड़े हैं। और दूसरा कारण ये है कि चाइना डंपिंग भी करता है इंडिया के अंदर और अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट भी करता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, इंडियन मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि कस्टमर परेशान हो जाता है कि मैं इंडियन का महंगा माल खरीदूँ या चाइना का सस्ता माल खरीदूँ। The government initiated a varieties of policies which falls under three method. तीन मेथड थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी याद रखिएगा आप। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था, मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर के जो ऊपर वो लगे हुए थे बाउंडेशन, उन सबको हटाना। द पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री एंड टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या जो लोगों रोक थी कि सब चीज़ हम बनाएंगे, उसको भारत सरकार ने क्या कहा कि आप लोगों को हमने आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र, अब आप लोग खुद बनाओ जो बनाना है प्राइवेट सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। लेट अस रीड वन बाय वन ऑल ऑफ दिस। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, द वेरियस मेजर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूड, जो इंडस्ट्री के लिए किया था उन्होंने वो क्या क्या था, जैसे लाइसेंस को क्या करना, कम कर देना। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना देश के अंदर ज़रूरी नहीं था। अब ये पहले क्या होता था, अगर कोई शॉपकीपर दुकान भी खोल रहा ना, उसको लाइसेंस लेना था। आज तो कुछ कोई भी दुकान खोल ले। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल को भारत सरकार ने घटाया, जैसे पब्लिक कंपनियां 17 थी उसको 3 पर लिया है। डी रिजर्वेशन किया अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है, पहले रिजर्वेशन था ना कि ये इंडस्ट्रियों पे सिर्फ ये चीज़ ये लोग काम करेंगे, उसको कम किया। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज प्रैक्टिस MRTP एक्ट पास किया गया सरकार ने। रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनी टू सिक्स प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन मर्जर हायर, उन सबको, जैसे मान लो अगर एक मेरी कंपनी है और मैं उसको बढ़ाना चाह रहा या उसका दूसरी जगह प्लांट लगा रहा, तो मेरे को उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, वो लेना पड़ेगा उस टाइम, तो वो 1991 की पॉलिसी में क्या किया, ख़त्म कर दिया गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या थे, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग रिफॉर्म। पैसे से रिलेटेड या फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म चेंजेस है उसके अंदर ये चीज़ें थी। चेंज इन रोल ऑफ RBI, RBI का रोल देश के अंदर क्या बदल गया। द रोल ऑफ RBI वाज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। पहले तो चलाने वाला बनता था, अब सर्विस देने वाला बन गया RBI। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक भी इंडिया के अंदर ओरिजिन हुए 1991 के बाद। द रिफॉर्म पॉलिसी लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। और आप याद रखिएगा भारत के अंदर हमारा सेंट्रल बैंक 1935 में बना, 1949 में वो नेशनलाइज्ड हुआ। इस वक्त उसके गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और बैंकों का नेशनलाइजेशन इंडिया के अंदर 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए और 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए। टोटल 20 थे, प्रेजेंटली 19 है। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले लिमिट थी ना दूसरे देशों पे कि हमारे देश में सिर्फ इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको अब 51% तक कर दिया था। एज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम, बैंकों को फ्रीडम दी गई लोन बांटने की, अपनी ब्रांचेज पूरी भारत के अंदर खोलने की। उससे क्या होगा, ब्रांचेज जब जगह जगह खुलेंगी, लोग सेविंग करेंगे, लोन लेंगे, तो देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। टैक्स रिफॉर्म में क्या चेंज आया, रेफर्स टू द रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी, जो भारत सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI बनाता है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स के जो टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता हो। तो टैक्स रिफॉर्म कैसे थे, जैसे टैक्स घटाना, इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस किया। ये भारत सरकार ये नहीं है कि 1991 में ही किया था बस, उसके बाद भी करती आई है, जैसे वैट, वैल्यू एडेड और इन सब टैक्सों को, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको खत्म करके अब GST लागू हो गया। तो टैक्सुअल रिफॉर्म सरकार इसलिए करती है ताकि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कर सके। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या थे, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग रिफॉर्म, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं।
सबसे पहले तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, अपनी करेंसी की वैल्यू क्या की गई, घटाई गई। देखिए एक करेंसी की वैल्यू इसलिए घटाई जाती है ताकि उसके देश के अंदर क्या हो, उसका एक्सपोर्ट बढ़े। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों को फिर वो सस्ता पड़ेगा माल जब उसकी करेंसी कमज़ोर होगी फॉरेन करेंसी के रिलेशन में। तो वो भी किया। आप ये चैप्टर पढ़िएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, 11वां चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में से, तो आपको डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन समझ में आएगा। टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सरप्लस में लाने के लिए या बैलेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, भारत सरकार ने अपने देश की करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया। चाइना आए दिन करता रहता है, इसलिए उसके प्रोडक्ट सस्ते हैं। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मार्केट डिटर्मिनेशन कैसे एक्सचेंज रेट हो, इस द गवर्नमेंट अलॉड रूपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। फिर सरकार ने इसको अपने, देखिए 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आप देखिएगा इसको 11th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके अंदर हैं ये तीनों। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी थी भारत सरकार की, रिमूवल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन, पहले क्वांटिटी पे थे ना कि भाई इतना माल आप बना सकते हो और इतना बेच सकते हो, वो उसको हटा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया, हटा दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया, हटा दी, और लाइसेंस क्या किया सरकार ने, कम करे। भाई जब तुम एक आदमी के हाथ बांध के रखोगे, एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ बांध के रखोगे तो तरक्की कैसे होगा। इसीलिए भारत सरकार को ये चीज़ जो अब करी ना इन्होंने 1991 में, ये इनको 1943 में ही कर देनी चाहिए थी, आज भारत सुपर पावर बन चुका होता। क्योंकि 43 साल तो हमने अपने देश के प्राइवेट सेक्टर को उभरने ही नहीं दिया। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ, मतलब भारत सरकार ने उभरने नहीं दिया, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइजेज टू दी एंटरप्राइजेज इन दी, ये 2 बार लिखा गया, आप इसको कट कर लीजिएगा। एंटरप्राइजेज इन दी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन के अंडर इन 2 वेज, 2 तरीक़ों से हो सकता था। पहला तो सरकार अपना पैसा निकाल ले जो उसने लगा रखा था, यानी डिसइन्वेस्टमेंट करे, और ओनरशिप को ट्रांसफ़र करे प्राइवेट सेक्टर को। अब आती है बात ग्लोबलाइजेशन की, मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल एंड बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, ये इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, देखो दुनिया भर के मार्केट एक साथ जुड़ जाते हैं। जब एक देश से माल आएगा और जाएगा तो क्या होगा, दूसरे देश के साथ उसके संपर्क बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है और एडवांस टेक्नोलॉजी देश के अंदर आती है। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके लिए अच्छा हो जाता है। क्यों, FDI के ज़रिए उनके देश के अंदर विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। देखिए जब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम या किसी इस पर भी अगर आप ये लिख भी रहे हैं इसके ऊपर, किसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में, तो पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखिएगा, क्योंकि टीचर पॉइंट्स को ही पढ़ता है और फैक्चुअल डाटा के साथ अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कीजिएगा। नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओकर्स मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, अधिकतर बेनिफिट कहाँ पहुँचा, जो विकास जिन देशों का हो चुका है और जो विकासशील देश थे हमारे जैसे देश थे, वहाँ पर सिर्फ इसने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है। Globalization comprises the welfare and attentivity of people belonging to poor countries. Is it clear? Market-driven globalization increase economic disparity among nation and people. एक देश अमीर होता चला गया, एक देश के लोग अमीर होते चले गए, दूसरे देश के लोग गरीब होते चले गए। आउटसोर्सिंग क्या था, refers to contracting out some of its activity to a third party which were earlier performed by the organization. Because low wages rate and availability of skilled manpower, India become a favorable destination. Outsourcing क्या होता है, जैसे मान लो बाहर से इंडिया में हमें पता है सस्ती लेबर है, तो दूसरे देश के लोग यहाँ आके क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, और फिर क्योंकि सस्ती चीज़ लेबर मिल जाती है, सस्ते रिसोर्सेज मिल जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है, माल अपने देशों में बेचते हैं, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जब थर्ड पार्टी आपके देश के अंदर पैसा लगाए और सारा मुनाफा ले जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 में ये बनी थी, और फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, गेट कर दिया गया। गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO के इम्पोर्टेंट मेंबर है, ठीक है ना, गेट याद रखिएगा, इसका नाम अब गेट है। इंडिया was been in the forefront of framing fair global rules, regulations and advocating the interest of developing world. According to some scholars, इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ WTO। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया को मेंबर नहीं होना चाहिए WTO का, जैसे
मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो, वो क्या होती है, वो डेवलप्ड नेशन के पास होती है। हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं, हमारे यहाँ से तो बहुत कम माल जाता है, उनके यहाँ से ज़्यादा आता है। तो फॉरेन रिजर्व हमारे देश से ज़्यादा जा रहा है बाहर। जैसे आप देखेंगे 2005 तक चाइना से हम 17 बिलियन डॉलर का माल खरीदते थे, भेजते थे, और 2-4 बिलियन डॉलर का उधर से आता था। पर आज उधर से 70 बिलियन डॉलर का आ रहा है और इधर से सिर्फ 15-16 बिलियन डॉलर का जा रहा है। तो यानी हमारे देश से हर साल 55 बिलियन डॉलर चाइना के अंदर पैसा जा रहा है, हमारे देश से तो आउट हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग ट्रीटेड एज दे आर फोर्स, पर फिर करे भी तो क्या करे इंडियन, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो महंगा सामान खरीदे बाहर से, या फिर वो सस्ता खरीद ले चाइनीज़। अब इंडिया जैसे देश में जहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहाँ तो सस्ता सामान ही प्रीफेयर करेंगे, इसलिए चाइना हमारे देश के अंदर अपना माल डंप कर देता है। They are forced to open up their market for developed countries and are not allowed access to markets for developed countries. Is it clear? बायलैटरल ट्रेड क्या होता है? जो दो देशों के बीच में होता है, और मल्टीलैटरल ट्रेड जो दो से ज़्यादा के देश में होता है। अगला यही है, ठीक है ना, दो देशों से ज़्यादा से। टैरिफ बैरियर, जब सरकार को बाहर से माल रोकना होता है, अपने देश में ना आए, तो क्या करती है, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी या उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देगी, जिससे वो कॉस्टली होगा और हमारे देश के लोग उसको कम खरीदेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? रेफर्स टू द बैरियर विच आर इम्पोज्ड ऑन दी अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट, जिस पे क्या होता है, यहाँ टैक्स नहीं लगा, यहाँ क्वांटिटी पे लगा दिया कि आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी भारत के अंदर भेज सकते हैं। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के फेवर में आर्गूमेंट्स देते हैं वो क्या क्या है? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो जब होती है जब देश के अंदर इंडस्ट्री, फैक्ट्री ये सब लगेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब देश के अंदर लोगों को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ मिलेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इंडस्ट्री, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भारत सरकार का टारगेट था कि भाई इकोनॉमिक, लोगों का कहना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इनफ्लो बढ़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश से दूसरे देश में जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इन्फ्लेशन अगर आपने पढ़ना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर नंबर 9। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया। क्रिटिसिज्म क्या थे? ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसने बेरोजगारी को बढ़ाया, और बढ़ाया भी है क्योंकि दूसरे देश से तो सस्ता माल आता है। अब हमारे देश में जब माल बनेगा नहीं या बिकेगा नहीं, तो हमारे देश के लोग तो बेरोजगार होंगे ही, वो समस्या। नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पे ध्यान इतना नहीं दिया गया। द न्यू इकोनॉमिक, दीज नोट्स आर मेड ऑन द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय संदीप गर्ग। यू में सी इट, दैट बुक इज़ द बेस्ट बुक फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेगलेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसने मेन ध्यान नहीं दिया। क्यों? मेन किस पे ध्यान था? इंडस्ट्री पे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कंप्लीटली फोकस ऑन इंडस्ट्री। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रिड्यूस इन द रिफॉर्म पीरियड, घटा। फर्टिलाइजर सब्सिडी वाज रिड्यूस, भी घटाई गई। क्यों? क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट करना था। वाज एडवर्सली इफेक्टेड टू द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, यहाँ सबसे ज़्यादा पिस गए। क्यों? क्योंकि उनका तो वो पनपते ही इसलिए हैं क्योंकि सरकार उनको सपोर्ट करती है। जब सरकार उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर इस MSME सेक्टर बढ़ेगा कैसे? जो तत्कालीन, जो इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या करते हैं? देखिए आप लोग के अपने मुटाव होंगे, जो आप लोगों की जो भी आइडियोलॉजी आपको अच्छे लगते हैं बुरे, पर जब तक वो हमारे देश के PM है, वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू हिम, ठीक है। तो क्या है, देखो उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी ये लाई कि मुद्रा योजना, जैसे छोटे किसानों को छोटे उद्योगपतियों को हम देश के अंदर बढ़ावा देंगे। या फिर अगर हम किसान की बात करें तो देखो DD किसान चैनल कितनी अच्छी योजना है, या प्रधानमंत्री कुसुम योजना कितनी अच्छी है, जिसके अंतर्गत उनको फ्री में वो दिया गया, मतलब कम रेट पे या फ्री के ही भाव उसको सोलर प्लेट्स दिए गए छोटे किसानों को। या फिर आप देख लो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो कितनी अच्छी थी, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसान को साल में। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी हैं भारत सरकार के या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के, ठीक है। तो जो अच्छी चीज़ें हम उनको प्रमोट भी करेंगे। लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन दी इम्पोर्ट्स, देखिए क्या होता है, जब लिबरलाइजेशन आज़ादी हुई तो हमारे देश के अंदर माल बनने लगा, तो दूसरे देश पे हमारी डिपेंडेंसी कम हुई, हमारे देश के अंदर इम्पोर्ट क्या हुआ, घटा।
हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स से जो हम कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के वक्त, लीड टू राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, उसकी वजह से हमारे देश में फूड ग्रेन्स बढ़ गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट को तबाह करने के लिए, आप पढ़िएगा इसके पहले चैप्टर में, इसी पहली वीडियो में देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें हमने बताया है कि कैसे उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी थी, बहुत स्लो थी, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बढ़ नहीं रही थी देश के अंदर। तो इस चीपर, और दूसरी बात यह है, जब आप ग्लोबलाइजेशन कर दोगे तो बाहर का पैसा आपके देश में आएगा और बाहर की कंपनियां मुनाफा माल बेचेंगी, आपकी देश की कंपनियां तो डेवलप हो ही नहीं पाएंगी। ये भी कुछ लोग मानते हैं, पर मैं ये मानता हूँ अगर ये पॉलिसी ना होती तो प्राइवेटाइजेशन ना हो पाता और लिबरलाइजेशन ना होता, तो फिर देश के अंदर बिल्कुल भी ना प्राइवेट सेक्टर पनप पाता। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कम थी, नॉन टैरिफ बैरियर्स ज़्यादा थे, ठीक है। इनइफेक्टिव, डेवलप्ड कंट्री के अंदर कोई नॉन टैरिफ बैरियर नहीं था, हमारे यहाँ टैरिफ बैरियर्स थे। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो ये पैसा भारत सरकार ने अपना जो बिजनेस में लगा रखा था पब्लिक सेक्टर में, उसको कम करा ताकि प्राइवेट सेक्टर शेयर बढ़ा ले अपना। जैसे अब तो डिफेंस में भी 74% तक कर दिया है। The disinvestment of policy of government was not successful because assets of PSUs were undervalued and sold to private sector, and proceeds for disinvestment were used to compensate shortage of government revenue। और जो पैसा आया, मतलब जो लोगों ने अपना लगाया, वो किस लिए किया, ताकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू की जो कमी पड़ रही थी उसको पूरा कर सके, क्योंकि हर साल भारतीय सरकार को फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, 3 तरह के घाटे होते हैं ना, आप पढ़िएगा, ठीक है। ये एक 10वां चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप उसमें पढ़िएगा, तो आपको प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। इनफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप ऑफ फॉर राइजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम्स ड्यूटीज एंड टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट फॉरेन। अब जब टैक्स तुम घटा दोगे या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए गुजरात के अंदर, या लाइसेंसिंग पॉलिसी ख़त्म कर दोगे, तो दूसरे देश को तो आसानी हो जाएगी देश के अंदर आने में, और ठीक है, तो ये चीज़ थी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, द एनकरेज डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म बाय एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जीरियस एंड, अब क्या था, आइटम ऑफ सुपीरियर कंजप्शन। जब अच्छी अच्छी चीज़ें देश के अंदर बनने लगी, और उससे क्या होगा, ये कंज्यूमरिज्म फैलेगा, मतलब लोगों की एक धारणा बन जाएगी, उपभोक्तावाद बोलते हैं इसको हिंदी में। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, क्यों अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, जहाँ 66% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है आज के हिसाब से, यानी एग्रीकल्चर, 49% डायरेक्ट और 17% के आसपास इनडायरेक्ट। अब उस सेक्टर पे तो ध्यान ही नहीं था इस पॉलिसी में, किस पे था, इंडस्ट्री पे। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर तो बढ़ गया, प्राइमरी का क्या होगा, समझ आया। और जब तुम इतनी तेज़ी से सेकेंडरी को बढ़ा रहे हो, टर्शरी का प्रभाव देखो कि आज 72 या 73% जीडीपी के अंदर टर्शरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ग्रोथ क्या थी, इनबैलेंस्ड थी। हैज़ बीन सेंट्रलाइज्ड ओनली इन सम सिलेक्टेड एरिया इन सर्विसेज, ठीक है, पहली चीज़ तो ये सिर्फ कुछ एरिया में किया गया, जैसे एग्रीकल्चर पे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। डिमोनेटाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी। डिमोनेटाइजेशन में क्या होता है, एक करेंसी को भारत सरकार क्या आगे दे देती है कि वो अब लीगल टेंडर नहीं है। अगर कोई भी करेंसी भारत सरकार के द्वारा ये कह दिया गया कि वो लीगल टेंडर नहीं है, तो वो हमारे देश में नहीं चलेगी। जैसे पाकिस्तान का रुपया हमारे देश में नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि भारत की सरकार ने उसको लीगल टेंडर नहीं घोषित किया है। तो जो भी नोट भारत की सरकार के द्वारा लीगल टेंडर होता है, वही सिर्फ देश के अंदर चलता है, वही करेंसी चलती है। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इट इज़ व्यू एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजरमेंट, ठीक है, इसलिए इसको देखा जाता है कि टैक्स में इंप्रूवमेंट लाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से, डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि हाल फिलहाल में किया था प्रधानमंत्री जी ने। सेकेंड, इट हैज़ इंडिकेटेड दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। टैक्स इवेजन क्या होता है, जो लोग मान लो पैसा कमाया और टैक्स के बचने की वजह से उस पैसे को क्या करा, हाइड कर लिया, मतलब कि भारत सरकार को शो ही नहीं किया कि हमने इतना कमाया, तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा डिमोनेटाइजेशन के अंदर। इट लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, और जो लोगों की बचत जो घर में होती है, जैसे घर में सिस्टर्स या मदर्स या फिर फादर्स भी या फिर कोई भी अपने पैसे घरों के अंदर रखते थे, 500 और 1000 के नोट, वो सब क्या होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाएंगे, क्योंकि बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे वो। इट एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, और ये डिमोनेटाइजेशन किस लिए की गई थी, ताकि भारत के अंदर कैश का उपयोग कम हो, और वाकई में कम हो भी रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इतने दुनिया भर के ऐप आ चुके हैं ऑनलाइन पेमेंट के, तभी तो वो सब चीज़ कब आई, डिमोनेटाइजेशन के दौरान उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो मार्केट डेवलप हुआ।
जीएसटी, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ये डिमोनेटाइजेशन वाला, या इस क्वेश्चन क्या बन सकता है बोर्ड एग्जाम में कि डिमोनेटाइजेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। डिमोनेटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, उसके फीचर्स पता है तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव फैक्ट लिखने में आसानी रहेगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज़ अ सिंगल टैक्स, ये एक सिंगल टैक्स होता है। पहले तो क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग, सेल टैक्स अलग, वैट अलग, पता नहीं दुनिया भर के टैक्स थे, पर अब सिर्फ एक टैक्स थ्रू आउट द कंट्री। इट इज़ अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, से लेके बस एक ही टैक्स लगेगा। इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स लीव्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर सेल एंड कंजप्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये लगता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइज। उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग हमें प्रमोट करेंगे, मतलब हमारा सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो हम भी ग्रो करेंगे आप लोगों को। और अगर आपको इस नोट्स में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई चीज़, कोई पॉइंट स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हालांकि आप बताइएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उससे पता चलेगा आप कितनी ध्यान से पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं किसी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद गाइस।